बहार वाली बिहार में आई अक्टूबर महीने की बाढ़ ने सीमांचल क्षेत्र में हाहाकार मचा दिया है। एक ओर जहां लहलहाती फसल की बर्बादी से किसानों की आंखों में आंसू हैं, वहीं घर आंगन में पानी रहने से बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर का इंतजार कर रहे बिहारवासी सैलाब की तीसरी लहर में अपना सब कुछ गंवा बैठे हैं। ऐसी दयनीय स्थिति में शासन और प्रशासन की बेरुखी से लोग काफ़ी चिंतित और आक्रोश में हैं। सैलाब की दयनीय स्थिति पर वाईएस मीडिया से बात करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता और समाज के मुद्दों पर बेबाक राय रखने वाले परवेज मुशर्रफ ने किया कुछ। आइए सुनते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने हमारे चैनल के लिए वक्त दिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमको भी बुलाया उसके लिए शुक्रिया। सर, आमतौर पर यह देखा गया है कि जुलाई और अगस्त में सैलाब आती है, लेकिन इस साल अक्टूबर के महीने में सैलाब आई और अक्टूबर के महीने में सैलाब आने से अब धान की कोई उम्मीद नहीं रही। लेकिन सैलाब की ऐसी सूरत हाल हमने इलाके में देखी है कि जिससे लोग खाने पीने के लिए भी तरस रहे हैं। क्या सरकारी कोई इमदाद पहुंची अभी तक? देखिए, अब तक तो सरकार की तरफ से ना तो कोई घोषणा आया है, ना तो किसी पदाधिकारी की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है, जिस बात से हम लोग बिल्कुल मर्माहत हैं। जो कि हाट के लोग, अररिया जिला के लोग आस लगाए बैठे हैं कि सरकार कब घोषणा करेगी, कब सरकार किसानों के लिए कुछ अलग से योजना का कोई इंतजाम करेगी। ऐसा कोई मामला अभी तक सुनने में नहीं आया है, तो जिससे हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस 10 से 12 घंटा के अंदर में सबसे पहले सरकार को चाहिए एक्शन लेना चाहिए। अगर तो सबसे पहले वो आपदा घोषित करेगी, अररिया जिला को आपदा घोषित करते हैं, इससे लोगों को तसल्ली होगी। और इसके साथ साथ अब धान सरकार कह रही है कि ये डिजिटल इंडिया है। इस डिजिटल इंडिया में आज पूरे किसान, पूरे इलाके का, पूरे अररिया जिला का किसान का धान जो है वो बिल्कुल बाली निकल आया था, धान बिल्कुल फल गया था। ये जीवन का पहला ऐसा घटना है जो इस तरह से नुकसान हुआ है। तो सरकार इनका आकलन करे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले वो बाढ़ घोषित करे अररिया जिला को। जो बाढ़ का जो अनुदान राशि है वो लोगों के खातों में डाले, तब जाके यहाँ की जनता को चैन सुकून मिलेगा। अन्यथा अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो लोगों ने मन बनाया है इलाके का कि अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है या डीएम फौरी तौर पर इस जिला को अगर घोषित नहीं करता है, बाढ़ घोषित नहीं करता है, तो हम लोग पुरजोर तरीके से सरकार के खिलाफ रोड पर जन आंदोलन करेंगे। इनके लिए तमाम पब्लिक एकजुट होकर एक आवाज बुलंद कर रही है। जिस दिन होगा समय देख रहे हैं हम लोग, अगर नहीं मानी सरकार तो हम लोग रोड पर करेंगे, जन सैलाब नहीं करेंगे। सैलाब की समस्या पर मैंने कई बार आपको देखा है कि आप मुखरता से अपनी आवाज को रखते हैं, उठाते हैं। तो क्या वजह बनी कि 2017 में आई इतनी भयानक सैलाब के बाद भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया कि जिससे लोगों को राहत मिल सके? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आज जो हमारे सीमांचल इलाके में जो सैलाब आ रहा है, इनका सबसे बड़ा कारण यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। वो इसलिए हम उसको दोषी मानते हैं कि आप जिला के रहनुमाई के लिए आप एमपी बनते हैं और लोगों को उम्मीद जगता है कि आप यहाँ की जो बुनियादी समस्या है तो आप इनसे रूबरू हुए। और इस इलाके का जो सबसे बड़ा जो लोगों को यहाँ परेशानी है, सिर्फ पानी से परेशान होता है, सैलाब से परेशान होता है। लेकिन आज तक हमारे तस्लीमुद्दीन साहब गुजर गए, उन्होंने मिशन बनाया था डैम का, लेकिन वो भी आज तक अधूरा है। उनके लिए किसी ने पहल नहीं किया। गोया कि आज तक इस सीमांचल के लिए कोई ऐसा लीडर पैदा नहीं हुआ जो इसका समाधान ढूंढ सके। लेकिन आज फेसबुक पर हमने बिहार के एक नौजवान नेता को, जिसका नाम पप्पू यादव है, उसका हमने स्टेटमेंट पढ़ा। पढ़कर सुनकर बहुत खुशी हुई। आई एम प्राउड ऑफ यू पप्पू यादव जी। मैं आप पर फख्र करता हूं कि आप ना कोई दल में हैं, ना आपको मैं वोट देता हूं, ना मैं आपका फैन हूं, कुछ भी नहीं हूं। लेकिन आज इस समस्या के, इस संकट के घड़ी में आपने जो बिहार के लिए नीतीश कुमार से मांग किया है, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। आज तक, अभी तक 2 दिन हो गए इस सैलाब के, लेकिन अभी तक बिहार का कोई भी नेता जनता के लिए या सरकार से कोई भी मुआवजा का मांग नहीं किया है। लेकिन एक पप्पू यादव एक पहला शख्स है, इसलिए मैं उसे सलाम करता हूं। मैं उनका साथ देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इलाके का तमाम लोग सरकार के खिलाफ जन आंदोलन करें, तभी ये सरकार मानने वाली है। इसलिए कि हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। पूरे इलाके में, हर जिला में बाढ़ घोषित हो गया, सबको अनुदान राशि मिला, लेकिन अररिया जिला को आज तक वंचित रखा। हमारे जो प्रदीप सिंह हैं, एमपी हैं, वो तो और गूंगे हैं, बहरे हैं, वो तो और क्या कहें, जितना भी कहें वो सब कुछ कम है। ये हम लोगों का बदनसीबी है कि ऐसे लोग हम लोगों को थोपा गया। मैं एमपी साहब से, आपके माध्यम से, इस पत्रकार महोदय के माध्यम से मैं उनको ताकीद करना चाहता हूं कि आप जिला के एमपी हैं, कम से कम अपना मुंह खोलिए। गूंगा बनने से कोई काम नहीं चलेगा। अगर इस तरह से आप खामोश रहेंगे तो इलाके का जनता आपको इलाके में घुसने से रोकेगी।
उस वक्त आपको बहुत दुश्वारी झेलना पड़ेगा। कोई फोर्स नहीं मिलेगा आपको बचाने के लिए। मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि आप तुरंत डीएम पर एक्शन करिए और डीएम पर दबाव डालिए। मैं तो कहता हूं कि डीएम को बर्खास्त करिए। आप एमपी हैं जिला के, इसलिए बर्खास्त करिए डीएम को कि उन्होंने 48 घंटे में क्या कदम उठाया जिला के लिए। अभी तक वो गौन है। लेकिन एक आईएएस ऑफिसर को इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए। इस वजह से उसका तबादला होना चाहिए और तुरंत बाढ़ घोषित करने के लिए डीएम पर दबाव डालना चाहिए। ये मैं एमपी साहब से ये अनुरोध करता हूं। लोकतंत्र वही होता है कि 49 लोगों के बात की कोई अहमियत नहीं होती। 51 जिधर हो गए उधर की बहुमत बन जाती है, उधर के हाथ में सारी चीजें रहती है। तो वो किस तरह थोपा गया, वो तो बहुमत के साथ जीत करके आया। और दूसरी बात, यहाँ के लोगों ने ही वोट दे करके जिताया। जब तक अक्सरियत बेदार नहीं होती, डैम की बात हो या विकास की बात हो या सैलाब से निजात की बात हो, कोई काम नहीं हो सकता। उसके लिए समाजी बेदारी और आवामी बेदारी जरूरी है। आवामी बेदारी के लिए आवामी कारकुनान, समाजी कारकुनान को आगे आने की जरूरत है। एमपी एमएलए के वक्त में लोग गुट बना बना करके कोई इस गुट के कोई उस गुट के वोट तो दे देते हैं। अब अगर एक दल दूसरे दल को थोपने वाली बात कहे, फिर ये लोकतंत्र का मजाक ही होगा। इलेक्शन होता है, इलेक्शन में थोपने वाली बात कहां से है? थोपने वाली बात इसलिए हम कह रहे हैं कि जब चुनाव होता है तो इलाके में हिंदू और मुसलमान करके ये राजनेता इलाके के लोगों को घुमा देता है, उनके दिमाग को बिल्कुल विचलित कर देता है, वो परेशान कर देता है। वो ऐसा मौसम बना देता है कि यहाँ हिंदू मुसलमान करके लोग आपस में बढ़ जाते हैं। और जब ये चुनाव खत्म होता है तो नशा टूटता है। जब नशा टूटता है तो उसको पछतावा होता है कि हमने गलत आदमी को चुन लिया। आज अगर हम कहते हैं कि सरफराज आलम के बारे में लोग कहते हैं कि बहुत खराब है, मैं भी मानता हूं कि खराब है। अगर वो खराब है तो उसमें कुछ खूबी भी है। जिस आदमी में अगर इंसान में डिमेरिट नहीं हो तो वो इंसान नहीं हो सकता है, वो भगवान हो जाएगा। तो इसलिए इंसान में डिमेरिट होना जरूरी है, लेकिन उसके अंदर खासियत भी होनी चाहिए। लेकिन हमारे जो एमपी साहब हैं उसके अंदर कोई खासियत नहीं है। अगर खासियत होता तो आज तक अररिया जिला बाढ़ घोषित होता। आज उसके जगह अगर सरफराज आलम एमपी होता तो हर कीमत पर डीएम पर दबाव डाल के वो इस जिला को बाढ़ घोषित करने के लिए मजबूर कर देता। ये मेरा अपना मानना है। इलाके का भी लोगों का ये सोच है कि कम से कम इस तरह का दबंग नेता इलाके में होना चाहिए। मान लिया कि बुराइयां सब में है, कम और सब में बुराई होती है, लेकिन इस लिहाज से कि इस आपदा की घड़ी में अगर सरकार को कोसना हो, सरकार को टोकना हो, सरकार को राह दिखाना हो, तो ये काम सरफराज आलम कर सकता था। उससे कुछ उम्मीद की जा सकती थी। बात तो चल रही थी कि सैलाब पर बात चली आई कि कौन एमपी ज्यादा बेहतर है। बात को मुनक़ता करते हुए बस यहाँ पर लाना चाहूंगा कि इस सब समस्या से हमेशा के लिए मुक्ति पाने के लिए क्या कदम उठाया जाए कि लोगों को बाढ़ जैसी समस्या से निजात मिल सके। क्योंकि साल भर में 3 से 4 मरतबा, पहले एक दफा अब लेकिन 3 मरतबा 4 मरतबा सैलाब आने की वजह से किसान एक तरफ परेशान रहते हैं, माल मवेशी पालने वाले अलग परेशान रहते हैं। यहाँ तक कि घर में चूल्हा तक नहीं जलता। कई घर हमने ऐसे भी देखे हैं जिस घर में चूल्हा तक नहीं जलता है। तो इस समस्या से निजात के लिए क्या तरीका अपनाया जाए? इनके लिए तरीका यही है कि हम लोग ना कोई विधायक हैं, ना तो जिला पार्षद है, ना कोई कैंडिडेट है। विधायक पर दबाव बना सकते कोई हैं। बड़ा आदमी तो नहीं है, लेकिन हम लोग जन प्रतिनिधि हैं। अपना गांव के छोटे छोटे कस्बे में हम लोग छोटे छोटे गांव में रहते हैं। तो हम अगर मजबूत हैं तो सिर्फ समाज लेकर मजबूत हैं। लेकिन जो एमपी जिनको हम लोगों ने एमपी बनाया, उनका ये दायित्व था कि हमारे तस्लीमुद्दीन साहब ने जो सपना देखा था डैम का, इस इलाके को सैलाब से रोकने के लिए, उस पर पुनर्विचार होना चाहिए, उस पर दोबारा काम चालू होना चाहिए। इससे हमारी मुराद ये है कि आप जिस योजना को तस्लीमुद्दीन साहब ने जमीन पर उतारने की कोशिश की, उस योजना को आप देखें, उसको निहारें, उसको सोचें कि ये कहाँ तक मुफीद है लोगों के लिए। अगर वो बेहतर योजना है और बढ़िया योजना है, सरकार ने आवंटन भी किया उसमें पैसा, लेकिन आप एक एमपी होकर आज तक खामोश अररिया जिला के लोग निहार रहे हैं, देख रहे हैं कि आप कब इस पर काम कराएंगे। लेकिन आपको एसी से और गाड़ी से आपको कोई फुर्सत नहीं है। आप लोग सिर्फ धर्म की राजनीति कर रहे हैं और समाज डूबता जा रहा है। 2017 में हमने फैक्ट्री चौक पर जन आंदोलन किया था, आपको याद होगा। आप फेसबुक वगैरह निकालकर, पेपर निकालकर आप देख लीजिए। उस वक्त भी सैलाब आई थी, लेकिन सिर्फ एक मैं परवेज मुशर्रफ एक पहला शख्स था जो जोखिम डालकर अपने आप को फैक्ट्री चौक को चक्का जाम किया था। और हमने बाज़ाब्ते सरकार को आवेदन दिया था, नीतीश कुमार को हमने आवेदन दिया, डीएम और एसपी को और बड़ा बाबू को, तमाम लोगों को हमने आवेदन दिया कि मैं चक्का जाम करने जा रहा हूं। अगर आप लोग हम लोगों को, प्रत्येक वोटर को अगर 10,000 रुपया नहीं देंगे तो हम लोग चक्का जाम करेंगे। आखिर सरकार 2 दिन बाद
प्रत्येक परिवार को 6,000 देने का घोषणा किया, तो लोगों को राहत मिला। लेकिन 2017 से लेकर अभी तक ना तो कोई जनप्रतिनिधि सामने आया है, ना तो सरकार सामने आया है। आज तक कितना सैलाब आया और चला गया। आज से पहले भी धान लोग लगाया था, जब रोपनी हो रहा था लोगों का, जिस समय में खेत रुपाई होता है, धान तमाम लोगों का सड़ गया, मतलब गल गया पानी की वजह से, लेकिन कोई मुआवजा नहीं, फल भी दिया है। लेकिन इस तरह का जो बर्बादी हुआ है, लोगों का कलेजा टूट रहा है किसानों का, लेकिन उसका सुधि लेने वाला कोई नहीं है। इस बात से बहुत नाराज है हम लोग, बहुत परेशान है। हम लोग चाहते हैं, उन प्रतिनिधियों से चाहते हैं जिनको हमने सत्ता दिया है, चाहे वो विधायक हो या एमपी हो। मैं बार बार इसी बात को कहूंगा कि आपसे नहीं होता है। आप जन आंदोलन के लिए पूरे जनता को जागरूक करिए और जनता को अपने पीछे लीजिए और अररिया जिला में धावा बोलिए और डीएम के ऑफिस को घेरिए। जब तक वो बाढ़ में क्षति को पूर्ति करने का घोषणा नहीं करता है, जब तक बाढ़ के जो पैसे हैं वो जब तक लोगों को देने की घोषणा अगर नहीं करता है, तब तक हम लोग अररिया जिला को छोड़े नहीं। ये हमारा निवेदन है इन जनप्रतिनिधियों से। जनप्रतिनिधि तो सहयोग है, आप उनको कह रहे हैं कि ग्रामीण का सहयोग से एक इनकलाबी कदम उठाए, काम करे। अगर राजनेता सहयोग है, उनको जगाने के लिए ग्रामीण क्या करे? ग्रामीण के लिए ये करे कि उनका विरोध करिए, उन नेताओं का पुतला जलाए रोड पर, हर चौक चौराहों पर। अगर उनका लीडर उतरकर सामने नहीं आता है तो उनके खिलाफ चौक पर नेता, इसके डीएम के साथ साथ एमपी के साथ साथ उन विधायकों का भी पुतला जलना चाहिए जो रोड पर उतरकर लोगों की समस्या को नहीं सुनेंगे। उन प्रतिनिधियों के खिलाफ आवाज उठना चाहिए। पूरे जिले का हम बात कर रहे हैं, पूरे जिले का हर एक विधानसभा के एमएलए जो है और अररिया जिला की जो एमपी है, उन पर पूरा दबाव डालना चाहिए पब्लिक की तरफ से। इन मसाइल का हल एहतजाज से हो जाएगा? क्योंकि हमने देखे हैं कि एक से एक बड़े एहतजाज हुए। किसान आंदोलन ले लीजिए, ये भी एक बहुत बड़ा एहतजाज है। इससे पहले हमने सीए एनआरसी के ताल्लुक से जो है ना एहतजाज किया, एक से एक एहतजाज हुआ, लेकिन सरकार और उनके विभाग जो है वो टस से मस नहीं होते। क्या आपको लगता है कि एहतजाज से कोई रास्ता खुलेगा? देखिए, एहतजाज ये लोकतंत्र का एक हिस्सा है। जब तक आप आंदोलन नहीं करेंगे, जब तक गांधी जी ने नमक आंदोलन किया था इस हिंदुस्तान के अंदर में, अगर गांधी जी अगर नमक आंदोलन नहीं उठाते, गांधी जी नमक के लिए आंदोलन नहीं करते, तो आज नमक 100 रुपया किलो बिहार हिंदुस्तान के अंदर में बिकता। आज ये आंदोलन का नतीजा है जो इतना सस्ता नमक है। आंदोलन ही एक मात्र जरिया है सरकार तक अपनी बात को रखने का। अब सवाल रहा कि आंदोलन से हल नहीं निकलेगा, तो मैं कहता हूं कि अररिया जिला में पूरे बिहार के अंदर में जितने भी जिला हैं, आखिर उन जिलों में आपने बाढ़ का पैसा वितरण करवा दिया, आपने बाढ़ राहत सामग्री जितना भी चीज था आपके पास, उन तमाम चीजों का अलॉटमेंट करा दिया, लेकिन अररिया जिला को आपने क्यों छोड़ा? मैं ये पूछना चाहता हूँ। आखिर वहां तो आंदोलन नहीं हुआ था, तो हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों? जब हमारे साथ सौतेला व्यवहार होगा तो हम तो सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। इसलिए आंदोलन करेंगे कि वो हमारे साथ गलत करने जा रहा है। बगल में दूसरे जिले को आप आवंटन दे रहे हैं, बगल में दूसरे जिले को आप बाढ़ राहत का तमाम सामग्री दे रहे हैं, लेकिन अररिया जिला को आप अभी तक आप वंचित रखें। क्यों? हम ये सवाल पूछना चाहते हैं, आखिर क्यों? क्या कमी है अररिया जिला के लोगों को? चाहे यहाँ का विधायक गलत बन गया या एमपी बन गया, या क्या है मंशा, मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं इस बात से परेशान हूँ कि जब अररिया जिला को इलेक्शन, देख लीजिए आप, पंचायत चुनाव होने जा रहा है, लेकिन 10वें चरण में रखा। क्यों? इसलिए कि ये सैलाबी एरिया है। जब सैलाबी एरिया है तो आपको तो पहले बार घोषित कर देना चाहिए इस एरिया को। लेकिन शर्म की बात है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये सैलाबी एरिया है अररिया जिला, और दूसरी तरफ आप चुनाव में 10वां चरण में चुनाव करा रहे हैं कि सैलाबी एरिया है, और दूसरी तरफ आप घोषणा भी नहीं कर रहे हैं कि यहाँ बाढ़ आया है या बाढ़ घोषित किया जाए। ये क्या है? ये समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह का राजनीति, इस तरह का पॉलिटिक्स कतई बर्दाश्त नहीं होगा। अब जन आंदोलन होगा, जनता जागेगा अपने हक के लिए। किसी के खिलाफ भी आंदोलन करने के लिए, सरकार के खिलाफ हो या जनप्रतिनिधि हो, जनता हर वक्त रोड पर आने के लिए तैयार है। प्रमुखता से बात करने वाले हमारे साथ थे परवेज मुशर्रफ जी, जिन्होंने अपने कुछ सवालात सरकार से और उनके अधिकारियों से रखे हैं कि अररिया जिला के साथ सौतेला व्यवहार और सौतेला सलूक क्यों। दूसरी जगहों पर सैलाब के लिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को जो फंड दिया जाता है, जो कुछ आवंटित किया जाता है, अररिया जिला को उससे वंचित क्यों रखा जाता है। इन सवालात के उन्होंने बिहार सरकार से और यहाँ के अधिकारियों से किया है। बने रहिए वाईएस मीडिया के साथ। धन्यवाद।